हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो यार, अगर तुम एक एवरेज मूवी लवर ही क्यों ना हो, इस बात के बहुत चांसेस हैं कि तुमने द ममी मूवी के बारे में एटलीस्ट सुना तो होगा ही। पर अगर तुम एक हार्डकोर मूवी लवर हो तो शायद इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुमने ये मूवी देखी भी होगी। पर द ममी, जिसने बहुत कम टाइम में ऑडियंस को अपना दीवाना बना दिया, उस मूवी की कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस एक्चुअल में नहीं जानती। और इवन ड्वेन जॉनसन यानी द रॉक जैसे हाईएस्ट पेइंग सक्सेसफुल एक्टर्स के पीछे भी इसी मूवी का हाथ था। तो इसीलिए तुम लोग ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ द ममी फ्रेंचाइज से जुड़े कुछ अमेजिंग अननोन फैक्ट्स। और इस वीडियो के एंड में तुम लोग के लिए एक छोटा सा मैसेज भी है, तो प्लीज तुम लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो यार, बिना और देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के टाइम में जब हॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में लोग अपनी मूवी फ्रेंचाइज के यूनिवर्स को इनिशियल लेवल पे ही प्लान कर लेते हैं, वहीं द ममी मूवी के साथ कभी ऐसा नहीं रहा। ईयर 1999 में बनी द ममी की पूरी फ्रेंचाइज में इसकी टोटल 3 इंस्टॉलमेंट्स ही बन पाई। पर इसके पार्ट 1 की प्लानिंग इसके रिलीज के ऑलमोस्ट 20 साल पहले से ही शुरू हो गई थी, जहां ईयर 1980 में डायरेक्टर जॉर्ज रोमेरो को इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए चुना गया। उस टाइम डायरेक्टर जॉर्ज रोमेरो एक जाने माने हॉरर मूवीज के डायरेक्टर थे, जिन्होंने नाइट ऑफ द लिविंग डेड जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया था। हालांकि ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब द ममी पे कोई मूवी बन रही थी। ईयर 1932 में द ममी नाम से ही एक मूवी पहले भी बन चुकी थी, और मूवी मेकर्स डायरेक्टर रोमेरो को इसी 1932 की मूवी के एक हॉरर रिब्यूट के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर यह आइडिया ज्यादा दिन चल नहीं पाया, इसलिए डायरेक्टर रोमेरो ने इस मूवी को डायरेक्ट करने से मना कर दिया। और उसके बाद ये ऑफर गया डायरेक्टर क्लीव बार्कर के पास, जिन्होंने उस टाइम पे हेलरेजर जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया था। पर जिस द ममी मूवी का वर्जन डायरेक्टर क्लीव बार्कर प्लान कर रहे थे, वो काफी ज्यादा डार्क और सेक्सुअल टोन पे बेस्ड थी, इसीलिए ये आइडिया भी फ्लॉप कर दिया गया और डायरेक्टर क्लीव ने भी इस मूवी को डायरेक्ट नहीं किया। और फाइनली नंबर आया डायरेक्टर स्टीफन सॉमर्स का। हालांकि ये मूवी कभी भी डायरेक्टर सॉमर्स को डायरेक्ट करने के लिए ना मिलती, पर डायरेक्टर स्टीफन सॉमर्स 1932 की द ममी के बहुत बड़े फैन थे और वो हमेशा से ही इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनना चाहते थे। और जब डायरेक्टर सॉमर्स ने कहा कि वो कोई हॉरर एडल्ट मूवी नहीं बल्कि एक रोमांटिक एडवेंचर मूवी प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो प्रोड्यूसर ने उन्हें तुरंत ग्रीन लाइट दे दी। इवन लीड एक्टर ओ कॉनर के रोल के लिए भी काफी बड़े बड़े एक्टर्स जैसे टॉम क्रूज, ब्रैड पिट और बेन एफ्लेक को अप्रोच किया गया था। पर उस टाइम इनमें से किसी भी एक्टर्स ने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, और लेटर ऑन जॉर्ज ऑफ द जंगल मूवी में ब्रैंडन फ्रेजर की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होके उन्हें रोल दे दिया गया, जो कि एक उभरते एक्टर को बजट के अंदर कास्ट करना साबित हुआ। और इस मौके को ब्रैंडन ने जी जान से प्रेजेंट भी किया, जिस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि द ममी मूवी के पार्ट 1 में जब जेल में एवलिन ओ कॉनर को रिलीज करवाने जाती है और उसी टाइम जेलर ओ कॉनर को फांसी लगवा देता है, उस शॉट को भी फ्रेजर ने खुद ही परफॉर्म किया था। और फांसी लगने की वजह से ब्रैंडन फ्रेजर एक्चुअल में वहां पे ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे। एक्टर ब्रैंडन के अकॉर्डिंग जिस मोमेंट उन्हें रोप से नीचे उतारा गया, तो उन्हें अगले 5 मिनट तक क्या हुआ वो कुछ भी याद नहीं, और उनके आंखों के सामने बस अंधेरा ही था। और पूरी दुनिया ये बात कभी जान ही नहीं पाई कि वो शॉट जिसपे आज भी लोग हंसते हैं और उसे एक बहुत परफेक्ट एक्टिंग मानते हैं, एक्चुअल में वो एक्टिंग नहीं बल्कि रियल पेन था। इनिशियल स्टेज पे मम्मी की पूरी शूटिंग इजिप्ट में करने का प्लान था, पर क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे इजिप्ट के पॉलिटिकल कंडीशन सही नहीं चल रहे थे, इसीलिए मूवीज को मोरक्को और साउथ अफ्रीका के सहारा रिजर्व में शूट किया गया। और मूवी में इजिप्ट सिटी की जगह इंग्लैंड सिटी को दिखाया गया। पर यह पूरी शूटिंग कास्ट एंड क्रू के लिए उतना टफ साबित नहीं हुई जितना टफ टास्क उन शूटिंग प्लेस पे सरवाइव करना था। इंटरव्यू के दौरान द ममी के कास्ट एंड क्रू ने ये बात रिवील करी कि उन शूटिंग लोकेशन पे इतनी ज्यादा गर्मी होती थी कि हर 2 घंटे पे पूरी टीम को स्पेशल ड्रिंक पिलाई जाती थी ताकि सभी लोग प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड रहें। पर उसके बाद भी कई सारे लोग बेहोश होकर गिर जाते थे और उन लोगों को एयरलिफ्ट करके नियर बाय हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाना पड़ता था। इवन इसी गर्मी के चलते जब 2001 की द ममी रिटर्न्स में ड्वेन जॉनसन स्कॉर्पियन किंग का रोल करने आए, तो उन्हें एक दिन की शूटिंग में ही फूड पॉइजनिंग और हीट स्ट्रोक्स दोनों हो गए। इवन
तेज गर्मी के साथ साथ पूरे डेजर्ट पे जहरीले स्नेक्स और स्कॉर्पियंस भी पूरी टीम के लिए काफी बड़ा चैलेंज साबित हुआ। डायरेक्टर स्टीफन समर्स ने ये चीज मूवी के बाद रिवील करी कि गर्मी और जहरीले एनिमल्स के सिवा शूटिंग के नियर बाय एरियाज में टेररिस्ट का भी बहुत बड़ा खतरा था। इसीलिए डायरेक्टर ने कुछ मेन कास्ट का स्पेशल इंश्योरेंस भी करवाया था इन केस कोई गलती से भी बॉर्डर को क्रॉस करके फंस जाए या फिर टेररिस्ट उन्हें किडनैप कर लें। पर ये पूरी बात डायरेक्टर ने सिर्फ अपने ही तक ही रखी और मूवी के कंप्लीट होने तक किसी को भी नहीं बताई। द ममी की लीड एक्ट्रेस रेचल विज का नाम मूवी में एवलिन रखा गया था, पर यह बात कोई भी स्क्रिप्ट या कोइंसिडेंस नहीं थी, बल्कि ये एक रियल लाइफ का हिडन रेफरेंस था। असल में एवलिन नाम की वो लेडी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती थी, जिसका पूरा नाम था एवलिन हर्बर्ट, जिसने रियल लाइफ में अपने फादर लॉर्ड कर्नरवन के साथ तुतनखामुन का रियल टॉम डिस्कवर किया था। और जब वो टॉम ओपन किया गया तो एवलिन हर्बर्ट और उनके फादर वहीं पे प्रेजेंट थे और इन्हीं का रेफरेंस दिखाने के लिए मूवी की लीड एक्ट्रेस का नाम एवलिन रखा गया। पर अगर अब बात कर लें मूवी के मेन इविल कैरेक्टर इन्फोटेप की, तो एक्टर आर्नल्ड वॉस्लो, जिन्होंने ममी यानी कि द प्रीस्ट इन्फोटेप का रोल किया, वो अपने ऑडिशन के टाइम पहले से ही इस रोल के लिए प्रिपेयर होकर आए थे, जिससे उनके परफेक्ट ऑडिशन के चलते टीम ने उन्हें फर्स्ट ऑडिशन के बाद ही सेलेक्ट कर लिया। और यही इन्फोटेप का कैरेक्टर जो मूवी में दिखाया गया वो भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता था। पर एक मेजर डिफरेंस ये था कि ओरिजिनल इन्फोटेप रियल लाइफ में कोई प्रीस्ट नहीं था, जबकि मूवी में उसे एक हाई प्रीस्ट की तरह दिखाया गया जो कि आगे जाके किंग फराओ सेती को धोखा देता है। पर रियल लाइफ में किंग सेती फर्स्ट जिस टाइम रूल कर रहे थे उस टाइम रियल इन्फोटेप को मरे ऑलमोस्ट 1300 साल बीत चुके थे। ईयर 2001 में बनी द ममी रिटर्न्स, जो इस फ्रेंचाइजी की सेकंड इंस्टॉलमेंट थी, उस मूवी में स्कॉर्पियन किंग के कैरेक्टर के लिए द रॉक यानी ड्वेन जॉनसन को सेलेक्ट किया गया, जिन्होंने उस टाइम तक सिर्फ 1999 की बियॉन्ड द मैट जैसी मूवी में ही काम किया था। एक्टर ड्वेन जॉनसन ने ममी रिटर्न्स की शूटिंग को एक ही दिन में कंप्लीट किया और फ्लाइट लेके वो वापस WWE चले गए, क्योंकि उनकी एक इम्पॉर्टेंट फाइट ऑलरेडी ऑर्गेनाइज थी। पर इस मूवी में स्कॉर्पियन किंग के कैरेक्टर को देखने के बाद मेकर्स ने डिसाइड किया कि वो स्कॉर्पियन किंग के कैरेक्टर पे एक स्पिन ऑफ मूवी बनाएंगे जो कि द ममी का एक प्रीक्वल होगा। और ये फर्स्ट टाइम था जब किसी मूवी में ड्वेन जॉनसन एज अ लीड कैरेक्टर सामने आए। और इसी कैरेक्टर को देखने के बाद ड्वेन जॉनसन के करियर को एक ऐसा बूस्ट मिला कि आज के टाइम पे ड्वेन जॉनसन ना कि सिर्फ हॉलीवुड बल्कि वर्ल्ड के हाईएस्ट पेइंग एक्टर्स में से एक हैं। तो यार अगर तुम में से कोई द रॉक का फैन है तो तुम लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या तुमने स्कॉर्पियन की मूवी देखी है या नहीं। इस फ्रेंचाइज के इनिशियल स्टेज पे मूवी के क्रू ने डिसाइड किया था कि द ममी को ऑलमोस्ट 8 मूवीज की फ्रेंचाइज बनाया जाएगा, पर हालांकि ऐसा हो नहीं पाया और इस फ्रेंचाइज में सिर्फ 3 ममी की मूवीज और स्कॉर्पियन किंग की एक स्पिन ऑफ मूवी ही बन पाई। हालांकि मूवी के फैन बेस के चलते इस पे एक एनिमेटेड शो भी बनाया गया जो 2001 से 2003 तक पूरे 2 सीजन टेलीकास्ट हुआ। काफी बड़े बड़े स्टार्स के मना करने के बाद एक्टर ब्रैंडन फ्रेजर के ऊपर एक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक लीड कैरेक्टर को प्रेजेंट करने की, और इस चीज को उन्होंने काफी अच्छे से प्रेजेंट भी किया। जहां मूवी के एंड में एवलिन को रेस्क्यू करने वाले शॉट में जब ओ कॉनल ममी से लड़ता है, उस शॉट को शूट करने पे पूरी CGI टीम ने ब्रैंडन की बहुत ज्यादा तारीफ करी और पूरी टीम ब्रैंडन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हुई, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में उस टाइम शूटिंग में ब्रैंडन किसी से भी नहीं बल्कि अकेले ही लड़ रहे थे और वो सारे ममीज जो मूवी में नजर आते हैं उन्हें CGI से क्रिएट किया गया था। पर टीम के अकॉर्डिंग ब्रैंडन ने उस परफॉर्मेंस को इतने अच्छे से परफॉर्म किया कि पूरी टीम के लिए वहां ममीज को ऐड करना काफी इजी हो गया। इवन इस मूवी में CGI और VFX का काफी ज्यादा यूज करना पड़ा, जो कि इस बात से क्लियर होता है कि इनिशियल स्टेज पे इस मूवी का टोटल बजट $10 मिलियन होने वाला था, पर मूवी कंप्लीट होते होते इस पूरी मूवी का टोटल बजट $80 मिलियन हुआ, जिसमें $15 मिलियन सिर्फ VFX और CGI पे खर्च हुआ। पर फिर भी लो बजट मूवी और एवरेज एक्टर्स ने इस मूवी को इतना सुपरहिट बना दिया, और सालों बाद जब टॉम क्रूज के साथ इसका एक रिबूट हुआ तो वो मूवी फैंस के दिल पे वो छाप नहीं छोड़ पाई जो ओरिजिनल ममी के कास्ट ने छोड़ी थी। और 2017 की ममी, जिसे ये सोच के बनाया गया था कि उसके साथ एक डार्क यूनिवर्स को क्रिएट किया जाएगा, उसकी पुअर रेटिंग और पब्लिक के नापसंद करने की वजह से उस प्लान को वहीं हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया गया। और फाइनली जिस 1999 की द ममी मूवी पे शुरू में सबको डाउट था और इस मूवी को बनने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, वो मूवी अपने फ्रेंचाइज की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मूवी बन गई। हालांकि
इस फ्रेंचाइज की द स्कॉर्पियन किंग मूवी 4.1 आउट ऑफ 5 की रेटिंग और $60 मिलियन के बजट में बनी थी, जिसने सिर्फ $180 मिलियन की अर्निंग करी। और पार्ट 3, जो कि इस फ्रेंचाइज का एक लौता ऐसा पार्ट था जिसमें एवलिन के कैरेक्टर में एक्ट्रेस रेचल विज वापस नहीं आई, और उस कैरेक्टर का रोल उस मूवी में एक्ट्रेस मारिया बैरो ने परफॉर्म किया। और ये मूवी 3 आउट ऑफ 5 की रेटिंग और $145 मिलियन के बजट के साथ सिर्फ $400 मिलियन की अर्निंग कर पाई। पर अगर बात करें पार्ट 1 और पार्ट 2 की, तो 1999 की द ममी और 2001 में बनी द ममी रिटर्न्स इस फ्रेंचाइज की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मूवी साबित हुए, क्योंकि इन दोनों पार्ट्स ने ना ही सिर्फ अच्छी अर्निंग करी बल्कि इनकी रेटिंग भी काफी अच्छी रही। जहां पार्ट 1 ने 4.7 की रेटिंग और $80 मिलियन के बजट में $416 मिलियन की कमाई करी, वहीं पार्ट 2 ने 4.4 की रेटिंग के साथ और $98 मिलियन के बजट में $435 मिलियन की अर्निंग करी। और उस टाइम के बाद से आज तक द ममी के किसी भी और प्रोजेक्ट का कोई अपडेट नहीं आया, पर फिर भी उस मोमेंट पे इस फ्रेंचाइज ने एक लेगेसी क्रिएट कर दी। तो गाइस, ये थे द ममी मूवी फ्रेंचाइज से जुड़े कुछ अमेजिंग अननोन फैक्ट। अब देखो, जैसा मैंने तुमसे कहा था कि तुम लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है, तो मेरी तुम सभी से दिल से ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ तुम लोग कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें आज का वीडियो और ये फैक्ट्स कैसे लगे, क्योंकि मैंने इस फैक्ट प्लेलिस्ट के लिए आगे और भी बेस्ट और यूनिक टॉपिक सोच के रखे हैं। पर ऑनेस्टली, अगर तुम लोग को फैक्ट्स देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर इन वीडियोस को बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए प्लीज़ तुम लोग कमेंट ज़रूर करना कि क्या तुम लोग को ये मूवी पसंद है और क्या तुम लोग इस मूवी के बारे में ये फैक्ट्स जानते थे या नहीं, और अगर सच में नहीं जानते थे तो तुम्हें कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि यार, मैंने इस वीडियो के लिए एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम लोग कॉमेंट करते हो। तो साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना, और मैं ऐसे ही फैक्ट्स और स्टोरीज लाता रहता हूँ, तो उन्हें मिस ना करने के लिए मेरे चैनल फिल्मी फंड को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर बजा देना। अब मिलूंगा जल्दी तुम लोग से किसी और नई अमेजिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।